बेस पर इन्होंने कहा कि भारत में गरीबी लगभग 27% है। पुराना डेटा हो गया है, उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तीसरा लिखिएगा तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति इस समिति का गठन 2005 में किया गया। इस समिति का गठन 2005 में किया गया। में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की। 2009 में प्रस्तुत की। इनकी सिफारिश थी नंबर 1, इनकी सिफारिश थी नंबर 1 नंबर 1 मिश्रित संदर्भित प्रणाली को अपनाया जाए, एमआरपी। याद है? मिश्रित संदर्भित प्रणाली को अपनाया जाए, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को अपनाया जाए, दूसरा लिखिएगा सेकंड नंबर, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा प्रस्तुत, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा प्रस्तुत 1800 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1800 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के एकल मानक को अपनाने की बात कही। एकल मानक को अपनाने की बात कही। मानक को अपनाने की बात कही। नंबर तीसरा, इन्होंने 6 बुनियादी आवश्यकताओं पर बल देने की बात कही। नोट में लिख लीजिएगा। इसके आधार पर जब गरीबी का आकलन किया गया, तो 2011-12 वर्ष के अनुसार 11-12 वर्ष के अनुसार लगभग 22% गरीबी को प्रदर्शित किया गया।
लगभग 22% गरीबी को प्रदर्शित किया गया। एक्चुअली में ये तेंदुलकर कमेटी जो बनाई गई, जब ये रिकमेंडेशन हुई थी तो इनकी बड़ी आलोचना हुई थी जब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। एक तो क्या था कि इन्होंने कहा कि जो 2 पैमाने अपना रहे हो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एकल पैमाना खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जो एक तरह से अपनाया जाता है, उसको आप अपनाइए, जो कितने कैलोरी का है, 1800 कैलोरी का है। उसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा गरीबी का आकलन करने के लिए। सबसे बड़ी बात है क्या कि इन्होंने कहा कि जब गरीबी का आकलन करिए तो उसके लिए बुनियादी आवश्यकताएं जो हैं कि लोगों की शिक्षा तक पहुंच हो पा रही है, महिला सशक्तिकरण कितना प्राप्त हो रहा है, अर्थात महिलाओं को सशक्तिकरण मिल पा रहा है, बच्चों के लिए जो जरूरी अधिकार हैं वो मिल पा रहे हैं, अर्थात जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन तक लोगों तक पहुंच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसका भी आप आकलन करिए। अब जब आकलन करने की बात आई तो इन्होंने आकलन भी कर दिया, और जब आकलन कर दिया तो इन्होंने क्या किया कि अपने आंकड़े प्रदर्शित कर दिए और कह दिया क्या, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपए प्रति व्यक्ति चाहिए प्रति माह, और शहरी क्षेत्र के लिए चाहिए 1000 रुपया। बस यहीं फंस गए। 1000 रुपया का मतलब 32 रुपया करीब करीब प्रतिदिन। तेंदुलकर साहब से कहा जाने लगा क्या, 32 रुपया ले लो और एक अच्छा जीवन जी कर दिखाओ। भाई इतना कम। अब इनकी गलती नहीं थी, गलती इनकी नहीं थी। एक्चुअली में जब इन्होंने आकलन किया था तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया था, और परिवार में इन्होंने रखे थे 5 सदस्य, तो कितना रुपया हो गया, 5000 प्रति व्यक्ति पारिवारिक एक तरह से उपभोग व्यय। ठीक है, एक व्यक्ति के परिवार का कितना, 5000। तो इन्होंने बकायदा सारणी भी दी थी कि आप दाल खरीदोगे 150 रुपए की, किराया दोगे 1250 रुपए, बकायदा पूरी सारणी दी थी इन्होंने अपने कैलकुलेशन में। लेकिन मीडिया तो मीडिया, उसने निकाल दिया क्या, प्रतिदिन के आधार पर। और जब प्रतिदिन के आधार पर तो 32 रुपए निकल कर आई, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए लगभग 27 रुपए। हाहाकार मच गया कि ये कौन सी रिपोर्ट है। और जब रिपोर्ट है तो इनकी आलोचना होना शुरू हो गई थी। इतनी ज्यादा आलोचना हुई कि इन्होंने गरीबी थी लगभग 54%, उतना दिया था, लास्ट 42% पे लाके रोक दिए थे कि ये हमारा गरीबी का आकलन था, कुछ मिस्टेक्स थी, उसमें कुछ गड़बड़ थी, इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं। 11-12 के बेस पर इन्होंने कितना बता दिया, 22% बता दिया। पहले 4-5 के आधार पर कैलकुलेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिएगा, रंगराजन समिति। रंगराजन समिति, रंग राजन समिति। इस समिति का गठन 2012 में किया गया। जिसने अपनी रिपोर्ट 2013 में प्रस्तुत की, 2013 में प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य तेंदुलकर समिति के द्वारा अपनाई गई विधि का मूल्यांकन करना है।
मूल्यांकन करना है। इन्होंने अपनी सिफारिश में पारिवारिक, नंबर 1, पारिवारिक निजी उपभोग व्यय को, पारिवारिक निजी उपभोग व्यय को अपनाने की ही बात कही, को अपनाने की ही बात कही। और नंबर 2, संशोधित मिश्रित संदर्भित प्रणाली को अपनाने की बात कही। संशोधित मिश्रित संदर्भित प्रणाली को अपनाने की बात कही। नोट में लिख लीजिएगा। इनके अनुसार भारत में 2011-12 के आधार वर्ष पर गरीबी का प्रतिशत गरीबी का प्रतिशत 29.5% बताया गया। 29.5% बताया गया। 5% बताया गया। अब डाल दीजिए गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की योजनाएं। देखें, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की योजनाएं। एक तरफ लिखिएगा योजना, दूसरा प्रारंभ तिथि और तीसरे में उद्देश्य। रट जाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और बची हुई करंट की जो योजनाएं होंगी वो जब योजना चैप्टर आएंगे वहां, ठीक है। पहली योजना जनधन योजना। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को कॉपी में लिख लीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। इसलिए क्योंकि जब कॉपी पलटे तो याद रहे। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक में जोड़ने के लिए और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ। युवाओं में कौशल विकास, उद्देश्य है युवाओं में कौशल विकास।
मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को 28 सितंबर 2014 को विनिर्माण देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 20-22 बस योजनाएं हैं, ज्यादा नहीं है। अगर इनमें से रट गए तो आपकी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को दो 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। तक 2019 तक भारत को एक स्वच्छ भारत बनाना। सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करना नई योजनाएं वहीं लिखाएंगे, ठीक है, जब योजना चैप्टर चलेंगे। हो गया? कर दूं? जल्दी करो, ये इससे मत देखा करो, मैं बोल रहा हूं उससे। ये तो ऑनलाइन वालों के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर ऑनलाइन ना होता तो मैं ये भी ना करता, क्योंकि उनको छूट जाएगा और वो फिर फोन करना शुरू कर देंगे कि बहुत तेजी से लिखा दिया। इसलिए जो बोल रहा हूं उसको लिखते चलिएगा, ठीक है? जल्दी। नेक्स्ट लिखिएगा, श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना इंपॉर्टेंट कर लेना इस बार की, लॉकडाउन में चर्चा में बहुत रही। जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई थी। 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई थी। श्रमिक विकास को समर्पित योजना है। श्रमिक विकास को समर्पित योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 से इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है।
नेक्स्ट है हृदय योजना। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना, और इन शहरों पर आर्थिक विकास और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। इन शहरों का आर्थिक विकास करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ हुई। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण देने का कार्य। ऋण देने का कार्य। उजाला योजना ये पूछी गई थी पिछली बार। उजाला योजना 1 मई 2015 को बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। कम मूल्य पर वितरण करना। अटल पेंशन योजना, इसको भी याद रखना, चर्चा में रहा था कोविड के समय। 9 मई 2015 को 18 से 40 वर्ष के 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। मासिक पेंशन जो मजदूर वगैरह होते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया में बाध नहीं होते हैं। ठीक है। संगठित का मतलब क्या हो गया? जो कानूनी प्रक्रिया से मान्यता प्राप्त लाइसेंस से कार्य कर रहे हो। ठीक है। असंगठित क्षेत्र कानूनी प्रक्रिया से न चल रहे हो और उनमें कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो, वो क्षेत्र क्या कहलाएंगे? असंगठित क्षेत्र। जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री है तो उसमें अगर कर्मचारी जो हैं वो ऐसे ही चला रहा है तो वह असंगठित क्षेत्र के रूप में, जिसमें एक तरह से आप ये मानकर चलो कि कर्मचारियों के लिए बेनिफिशियरी जितनी चीजें हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है। वो नई योजना पूछता है, पुरानी नहीं। ठीक है। जो नई योजना चल रही होगी ना, जैसे बेटी बचाओ, तो उस समय नई थी तो पानीपत, तो जहां से नई जो योजना होगी, जब नया योजना का हम पार्ट लिखाएंगे 2 साल के अंदर जो हुआ होगा वो लिखा देंगे, कहां से शुरू हुई क्या हुई, चिंता मत करिएगा। ठीक है। पुरानी योजनाओं में नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को 2015 को
उद्देश्य क्या है? अठारह से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, ये हटा दीजिएगा। ठीक है, वहां 20 रुपए कर दिया गया, तो अब कोई जरूरत है नहीं। कितने रुपए में? ठीक है, 12 था 20 हो गया, तो कोई जरूरत है नहीं, जबरदस्ती रटोगे। ठीक है, वहां 336 रुपए हो गया, तो कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट लिखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को 9 मई 2015 को 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा 2 लाख का, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। नेक्स्ट है अमृत योजना। बस 25 योजनाएं, ज्यादा नहीं। 2 पेज में आ रही हैं, बस एक बार रिवीजन मारना, दूसरी बार मारना, तीसरी बार मारना, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, बस रिवीजन मारना, रटना नहीं है इनको। 25 जून 2015 से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। दो जुलाई 2015 तक सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को सेवाएं उपलब्ध कराना। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। बस एक पेज और है, ज्यादा नहीं, बस। ठीक है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना लिख लो, फोटो वोटो मत खींचो।
इसलिए क्योंकि फोन में जाने के बाद में कितनी आप अपनी फोटो खींचने के बाद देखते हो? अपनी फोटो खींचते हो ना बड़े शौक में। वो केवल और केवल क्या है, डिलीट बॉक्स में चली जाती है बाद में, मतलब उनको स्टोर भी नहीं करते हो। ये तो मटेरियल है, लिखा होगा कॉपी में, कॉपी रिवीजन मार दोगे जल्दी में, ठीक है। तो घरों एवं अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना, स्वर्ण बॉन्ड योजना, पांच नवंबर 2015 को निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को डिलीवरी के स्थान पर अंकित बॉन्ड्स की बिक्री, उदय योजना 2015, ये भी पूछा गया है आपसे आरओ में। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उभारना, नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया, उप नहीं है अप है, ये स्टार्टअप इंडिया। हम सरकार के विरोध में नहीं जाते कभी। हाँ, 16 जनवरी 2016 को नई उद्यमों को बढ़ावा देना, सेतु भारतम योजना, 4 मार्च 2016 को राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण कराना, और बस एक लास्ट पेज और है। अरे 10 मिनट में लिख लिए, 40 पे मैंने स्टार्ट किया था, 45 पे, अब आधे घंटे में याद हो जाएगा। आप लोग एक बार रिवीजन मारोगे तो है, हो गया। अमित पूछ रहे सर कौन से बाबा है, हमको भी बता दो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिलते हैं ये। अरे किताब की बात मैंने की थी। सेतु भारतम योजना, बस लास्ट है, मैंने कहा ना, सेतु भारतम योजना हो गया। स्टैंड अप इंडिया है, हुआ तो था स्टैंड अप। स्टैंड अप इंडिया
5 अप्रैल 2016 से जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। हाँ, लूसेंट बाबा की बात कर रहा था। ग्राम उदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को ये भी पूछा गया है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। और नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 को गंगा नदी की स्वच्छता। फुल नोट्स सर सेंड कर दीजिए। जब हम ही आज तक फुल नहीं हो पाए तो नोट्स कहां से बनेंगे मेरे। हो गया? ये हमारा हो गया गरीबी की योजनाएं। ठीक है, अब हम लोग कहां चलेंगे? बेरोजगारी। गरीबी हो गया। अगर योजनाएं देखी जाए तो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने ही की ही है। तो अब कौन सा बचेगा? बेरोजगारी। हो गया? बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी को समझना है तो 2 शब्द समझना पड़ेंगे हमको, 3। ठीक है? एक समझना पड़ेगा हमको श्रम बल। एक शब्द हमको समझना पड़ेगा कार्यबल। ठीक है? एक शब्द हमको समझना पड़ेगा आश्रित वर्ग, डिपेंडेंट। 3 शब्द हम लोग यहां समझेंगे अगर बेरोजगारी को समझना है हमको। श्रम बल 15 से लेकर 59 वर्ष तक की आयु के वे लोग, जो कार्य करने
के इच्छुक हैं। ठीक है, श्रमबल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु के वे लोग जो रोजगार प्राप्त कर लिए हैं, कार्यबल के नाम से जाने जाएंगे। 15 से कम और 59 से अधिक आयु के वे लोग जो कार्यबल पर आश्रित हैं, आश्रित वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो श्रमबल में से अगर कार्यबल निकाल देंगे तो बचेगा क्या? बेरोजगार। ठीक है, श्रमबल में से किसको निकाल दिया? कार्यबल को अगर निकाल देते हैं तो बचता है हमारा क्या? बेरोजगारी के रूप में यहां पर जाना जाता है। और आश्रित वर्ग का आपका क्वेश्चन बना है, इनसे नहीं बनाया इन्होंने, महाशय जी ने बोले आश्रित वर्ग में शामिल है, तो 15 से, ठीक है, और 59 से। ऐसा क्यों इन्होंने क्वेश्चन बनाया? एक्चुअली में क्या है कि जब अंतरराष्ट्रीय परिभाषा जाता है तो उस अंतरराष्ट्रीय परिभाषा में क्या है, जैसे 15 से 59 लिखा हुआ है, वहां 64 लिखा हुआ है। जैसे यहां पर कितनी लिखी है परिभाषा? 15 से 59, और इसको एडॉप्ट भी कर रहा है एनएसओ, इसी को एडॉप्ट कर रहा है एनएसओ। और जब उन्होंने परिभाषा दी तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय परिभाषा थी, उसमें ये तो लिखा नहीं था क्वेश्चन में कि भाई इन्होंने राष्ट्रीय पूछा है या अंतरराष्ट्रीय, और पूछा आश्रित वर्ग में शामिल होंगे किस आयु के लोग। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। तो अब ऐसी कंडीशन में आश्रित वर्ग में शामिल होंगे कौन से लोग? डिपेंडेंट जो हैं, आश्रित का मतलब डिपेंडेंट। तो अब डिपेंडेंट वर्ग में कौन लोग शामिल होंगे? तो 15 से कम और 59 से, और वहां ऑप्शन था 64 से भी ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे बना दिया उन्होंने, आश्रित वर्ग में शामिल है। पंद्रह से कम और 59 से अधिक आयु। एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने 15 से कम और 64 से। अब दोनों ही ऑप्शन क्या है इसमें? सही है, दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। क्यों दोनों ऑप्शन सही है इसमें? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिभाषा ये कहती है, ठीक है, हाँ, 64 वर्ष तक जाती है 15 से भारतीय परिभाषा। अब भारतीय परिभाषा जब 64 वर्ष तक जाती है तो दोनों ही यहां बिल्कुल एक तरह से क्या है, करेक्ट है। जब आयोग ने अपनी आंसर शीट दी तो उन्होंने आंसर किसको सही बताया? और उन्होंने कहा कि मैंने ये आंकड़ा पूछा था किसके बेस पर? एनएनएसओ के आधार पर, उनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आज एनएसएसओ का विलय हो गया है किसमें?
इसलिए आप इस आंकड़े को लेकर चलने वाले, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगर अंतरराष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार पूछा जाए तो कितना लगाएंगे आप? 15 से कम, और मतलब बच्चे और बूढ़े, ठीक है। उसी को हम लोग एक तरह से बेरोजगारी के रूप में रिप्रेजेंट करने देते हैं। तो श्रम बल में से अगर किसको घटा दिया जाता है? तो निकल कर आ जाएगी क्या? ठीक है, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी अगर देखा जाए तो परिभाषा के रूप में अगर देखें के रूप में अगर देखें तो बेरोजगारी दो तरीके से हमको दिखाई देती है अर्थव्यवस्था में। एक ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, और दूसरी बेरोजगारी दिखाती है हमको अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ऐच्छिक जब कोई व्यक्ति न्यूनतम वेतन पर कार्य करने को तैयार ना हो, लेकिन उसे कार्य प्राप्त हो रहा हो। ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। जब कोई व्यक्ति न्यूनतम वेतन पर कार्य करना चाहता है लेकिन उसे कार्य ना मिल रहा हो, क्या कहलाता है? अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अपनी इच्छा से बेरोजगार रहे, क्या रहे? अपनी, जैसे आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हो ना, बेरोजगार हो नहीं, न्यूनतम वेतन पर काम में जो गवर्नमेंट ने वेतन डिसाइड किया है उस पर काम आपको क्या होगा? मिल जाएगा बड़े आराम से। अपनी इच्छा से काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में ऐसी बेरोजगारी, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकती है ये बेरोजगारी। ऐसा नहीं है कि भाई हो सकता है कि आपको योग्यता के अनुसार काम ना मिल रहा हो और आप चाह रहे हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ऐसी बेरोजगारी क्या होगी? और अनैच्छिक बेरोजगारी वो बेरोजगारी कहलाती है क्या? अनैच्छिक बेरोजगारी एक तरह से जब कोई व्यक्ति न्यूनतम वेतन पर कार्य करना चाहता है लेकिन उसे कार्य ना मिल रहा हो, अनैच्छिक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे अनपढ़ आदमी, जैसे क्या है? अनपढ़ आदमी,
और अनपढ़ आदमी तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि वो आदमी क्या है, न्यूनतम वेतन पर काम करने को तैयार है, लेकिन उसे काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब भी प्लान लाया जाता है, याद रखना किसके लिए लाया जाता है, ऐच्छिक के लिए सरकार कुछ नहीं करती। अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए नौकरी निकाल रही है तो आप गलतफहमी में हो। इस गलतफहमी को जितनी जल्दी दूर कर लो तो ठीक है। सरकार अपने सिस्टम को चलाने के लिए कुछ लोगों को भर्ती करती है, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए ऐसा नहीं करती है। अगर उसको लगता है कि सिस्टम मेरा एडहॉक पर चल जाएगा तो वो एडहॉक पर निकालेगा, अगर उसको लगता है किसी अन्य तरीके से चल जाएगा तो कभी भी ऐच्छिक बेरोजगारी के लिए कोई प्लान किसके लिए बनता है हमेशा, और अनैच्छिक बेरोजगारी के लिए ही सरकार उनकी क्षमताओं का निर्माण करती है। अनैच्छिक बेरोजगारी के लिए ही सरकार यहां पर सब्सिडी पर आधारित कार्य करती है। ऐच्छिक के लिए सरकार यहां पर कोई कार्य नहीं करती है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपको रोजगार चाहिए तो रोजगार कार्यालय में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और जब कराना पड़ेगा रजिस्टर्ड, तब फिर आप किस श्रेणी में पहुंच जाओगे, अनैच्छिक श्रेणी में पहुंच जाओगे कि आप एक तरह से मिनिमम वेतन पर कार्य करने को, और मिनिमम वेतन पर कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन आपको कार्य नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको रोजगार दफ्तर खटखटाना पड़ेगा। नहीं तो आप किस श्रेणी में रहोगे हमेशा, और वहां मिनिमम वेतन जो है वो योग्यता के अनुसार डिसाइड होने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर कंपनी में जैसे ओएनजीसी में वैकेंसी निकलती है तो फिर वो रोजगार को रिकमेंड कर सकते हैं और वहां जॉब लगवा सकते हैं, ठीक है। तो सरकार उस समय इस पर काम करती है जब अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं किसमें, कि मैं न्यूनतम वेतन पर कार्य करने को, और न्यूनतम वेतन पर कार्य करने को तैयार हैं, और इस पर एक तरह से कार्य करते हुए चीजें लेकर चलेंगे, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कई तरीके से दिखाई देती है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी क्या होती है, कई प्रकार से दिखाई देती है। नंबर 1, मौसमी बेरोजगारी। बस शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, समझ में आ जाए बस। मौसम के अनुसार बेरोजगारी उत्पन्न होती है। मौसम के अनुसार बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे कृषि क्षेत्र में, जैसे किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचना में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न हो। किसके कारण से, संरचना में परिवर्तन से। जैसे मशीन आ जाती है नई, ठीक है, कंप्यूटर आ गया नया, ठीक है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कोई स्ट्रक्चर है, चेंज किया गया संरचना का। जैसे मैं बताऊं आपको कि बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर आया था, तो बैंकिंग क्षेत्र में जब कंप्यूटर आया तो नरसिम्हन कमेटी जो सेकंड टाइम गठित हुई थी 1998 में, उसने कहा कि जितने जितने बूढ़े लोग हैं उनको बीआरएस पकड़ाओ, ये कंप्यूटर चला नहीं पा रहे हैं।
वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिस्टम लाओ, अर्थात स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को लेकर आओ, इनको घर बैठाओ, क्योंकि ये अब जब पासबुक में एंट्री करते हैं तो पी दबाने के बाद पहले स्क्रीन देखते हैं 10 मिनट की पी आ गया या नहीं आ गया, तो काम लेट होगा, और जब काम लेट होगा तो इनको क्या पकड़ाया जाए, संरचना में चेंज हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। नरसिम्हन कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया और कई लोगों को जबरदस्ती थमाया गया, स्वैच्छिक नाम दिया गया उसका, स्वैच्छिक, कि मैं अपने आप ही जा रहा हूं, लेकिन हाथ में एक कागज पकड़ाया जाता था और कहा था जाओ अब बैठना, ठीक है। तीसरा आ गया क्या, घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे जॉब में जब छोड़कर जाता है, व्यक्ति जब दूसरे जॉब में छोड़कर जाता है तो कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं घर्षण, फ्रिक्शन हुआ इकोनॉमी में। जैसे जस्ट लाइक क्या है, मेरे भांजे का इस बार एनडीए में सीडीएस में हुआ। अब जब सीडीएस में हुआ तो वो ऑलरेडी क्या था कि किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। अब प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, उसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, तो प्राइवेट कंपनी में जब उसको रिजाइन देना था तो उसमें ये रूल्स था कि 3 महीने पहले आपको, दिसंबर में उसकी ज्वाइनिंग आई, 3 महीने पहले वो रिजाइन दिया। अब जब रिजाइन दिया 3 महीने पहले तो 3 महीने का उसको वेतन नहीं मिला, बेरोजगार रहा। वो बेरोजगारी क्या कहलाई, घर्षण हुआ। एक जॉब छोड़कर दूसरे में जब जाता है तो कुछ समय के लिए जब बेरोजगार हो तो उसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शन बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रच्छन्न या छिपी हुई, ठीक है। आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, अधिक श्रमिक लगे होते हैं, लगे होते हैं, तो आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, और अगर निकल भी जाए, क्या हो जाए, निकल भी जाए, तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े। प्रभाव ना पड़े, किस पर प्रभाव ना पड़े, उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े अगर वो निकल भी जाए, ठीक है। अर्थात सीमांत उत्पादकता, मार्जिन प्रोडक्टिविटी शून्य होती है। आवश्यकता से अधिक क्या हो, श्रमिक लगे, एक दुकान है,
मौसा भी बैठे हैं, ताऊ भी बैठे हैं, फूफा भी बैठे हैं, चाचा भी बैठे हैं, मामा भी बैठे हैं, ग्राहक ज्यादा आ जाएंगे? नहीं। कृषि क्षेत्र में ज्यादा लोग लगे हैं, निकल भी जाएं तो भी उत्पादन उतना ही होगा, अर्थात सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जैसे कैसे समझो, मान लेते हैं क्या कि एक व्यक्ति लगाया था तो उत्पादन हो रहा था कितनी वस्तुओं का? 5 वस्तु का। कितने व्यक्ति लगाए थे? 5 वस्तु का। 2 व्यक्ति लगाए, 3 व्यक्ति लगाए, चौथा व्यक्ति लगाया, सीमांत उत्पादकता अर्थात एक व्यक्ति बढ़ा तो सीमांत उत्पादकता क्या हो गई? अर्थात ये व्यक्ति निकल भी जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात एक अतिरिक्त व्यक्ति जब हमने लगाया अर्थव्यवस्था में तो ये देखा कि उसकी उत्पादकता कितनी है। जहां पर उत्पादकता शून्य हो जाए उस व्यक्ति की, उसी को उत्पादकता को क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादकता। अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है उसे क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। कृषि क्षेत्र में ये अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जब खेती हुआ करती थी तो उस समय डकैतों का एरिया था, हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया था थोड़ा सा। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला एरिया था, डकैतों वाला एरिया था, तो रात में बंदूक लेकर कटाई होती थी। ऐसे कटाई नहीं होती थी, नहीं तो ये कहा जाता था बदमाश उठा ले जाएंगे। ठीक है, बागी उठा ले जाएंगे। तो उस समय क्या होता था, जब कटाई होती थी तो रिश्तेदारों को बुलाया जाता था, 10-10 लोग। खटिया में दारू की बोतल भी चल रही, वो अलग बात है, लेकिन 10 इसलिए आते थे, क्यों? क्योंकि कटाई होनी है खेत की। बंदूकों से लैस अपने बैठे रहते थे, खेत की कटाई होनी है। कटाई तो मजदूर कर रहे हैं, जबरदस्ती उत्पादन लागत बढ़ा रहे हैं दारू की बोतल की। अब 3 से 5 दिन ये कार्यक्रम चला, 5 दिन के कार्यक्रम में जितना कमाई हुई उससे ज्यादा लागत लगा दी। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो कंडीशन है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का कंडीशन क्या है? आवश्यकता से अधिक अगर वो निकल भी गए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन याद रखना, और सब बेकार है, मोहमाया है, यही पूछेगा। ठीक है, इसको याद रखना। सीमांत उत्पादकता कहां शून्य होती है, बस इस बात को याद रखना। कहां, कौन सी बेरोजगारी में? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता। बस इस कॉन्सेप्ट को बस याद रखिएगा बेरोजगारी में, और कोई जरूरत है नहीं। फिर शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षा के स्तर में कुशलता एवं उद्यमशीलता की कमी होती है। ठीक है, शिक्षा के कारण से, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षा का अभाव होता है। किसका? व्यावसायिक शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है?
व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन अभाव है। कुशलता और उद्यमशीलता उसमें शिक्षा में नहीं होती है, केवल शोध परक है। एमए कर लो, बीएड कर लो, ये कर लो, उससे क्या होता है, व्यक्ति की डिपेंडेंसी हो जाती किस पर, सरकारी नौकरी पर। अगर व्यावसायिक शिक्षा होती तो क्या होता, ये सोचना नहीं पड़ता ना। आज देखा होगा इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, आईएएस वगैरह क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि यार 2 साल लग जाओ फिर तो प्राइवेट करना ही करना है। एक माइंड में कूलनेस है, जो आपके ऊपर प्रेशर है वो उनके ऊपर नहीं है कि यार 2 साल बाद तो जॉब ऑलरेडी 40-50 का पर कर मिल ही जाएगा, हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो उनके कूलनेस के कारण से उनकी क्षमता का विस्तार हो जाता है, उनकी क्षमता का विस्तार हो जाता है। तो कुशलता की कमी है और उद्यमशीलता इसकी कमी है। और सबसे बड़ी बात है क्या, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव होता है और शिक्षित बेरोजगारी के रूप में ये जाना जाता है। ये बेरोजगारी के क्या हो गए, प्रकार हो गए। ठीक है, कल नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, गरीबी और बेरोजगारी आपका समाप्त। जब उस समय आई थी तो 1971-72 की कीमत पर निकाला था इन्होंने, तो 54% इन्होंने गरीबी बताई थी भारत में, 54% गरीबी बताई। 2004-5 के बेस पर इन्होंने कहा कि भारत में गरीबी लगभग 27% है। पुराना डेटा हो गया है, उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तीसरा लिखिएगा तेंदुलकर समिति।